बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि इंतखाबी नताइज के बाद सियासत में हलचल। जहांगीर तरीन ने सियासत और सिराजुल हक ने जमात इस्लामी की अमानत छोड़ने का ऐलान किया है। जहांगीर तरीन ने इंतखाबात में शिकस्त के बाद सियासत को खैरबाद कहने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप भी छोड़ दी है। उधर सिराजुल हक जमात इस्लामी की अमानत से मुस्ताफी हो गए। इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि बतौर अमीर जमात इस्लामी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। आपको बता रहे हैं कि इंतखाबी नताइज के बाद सियासत में हलचल। जहांगीर तरीन ने सियासत और सिराजुल हक ने जमात इस्लामी की अमानत छोड़ने का ऐलान किया है। जहांगीर तरीन ने इंतखाबात में शिकस्त के बाद सियासत को खैराबाद कहने का ऐलान किया है। इसी पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, दो बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। एक तो जहांगीर तरीन ने सियासत को खैराबाद कह दिया है, दूसरा सिराजुल हक का जो उन्होंने जमात इस्लामी की अमानत छोड़ने का ऐलान किया है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इसके दो पहलू हैं। एक ये कि सियासत में जो इलेक्शन के बाद सूरत हाल जो सामने आई है उसमें ये कि जमात इस्लामी जो है वो सिरे से इलेक्टरल प्रोसेस से बाहर हो गई है। उसको एक भी सीट उन्होंने नहीं जीती है। इसलिए उनका जिम्मेदारी कबूल करते हुए अगर इस्तीफा देना है तो फिर तो बहुत ही बड़ी डेमोक्रेटिक बात है। ये इसकी तारीफ की जानी चाहिए, इसको सराहना चाहिए। इससे पहले ये मिसाल कायम कर चुके हैं अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर हुट्टी साहब, इलेक्शन में नाकामी पर अपनी पार्टी की सदारत से इस्तीफा दिया। जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है, वो भी इससे मिलती जुलती सूरत हाल ही है, इसलिए कि उनकी भी IPP की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान है। लेकिन उन्होंने तो अक्सर सियासत से ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो ये भी बड़ी गंभीर बात है मेरे ख्याल से। इतनी बड़ी पार्टी लॉन्च करने के बाद इलेक्शन में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद उसके चेयरमैन का यूं सियासत और पार्टी के ओहदे से जो है हट जाना, फारिग हो जाना जो है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उस पार्टी के लिए। हमने देखा अभी उसका रद्द-ए-अमल के तौर पे अलीम खान साहब का एक बयान था कि वो अभी भी उनके पैटर्न चीफ रहेंगे, लेकिन जितना कैटेगोरिकली उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया है और जिस तरीके से उन्होंने चेयरमैनशिप छोड़ी है, लगता नहीं है जहांगीर तरीन साहब जो है वो ढंग के असूल के आदमी हैं। जो फैसला कर लेंगे तो उसके ऊपर खड़े रहेंगे। ये जमहूरी अंदाज से अगर आप देखें तो ये दोनों ही इस्तीफे जो है या जो सियासत छोड़ने का ऐलान है, ये एक अच्छा शगुन इस एतबार से है कि आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, कबूल करें अपनी जिम्मेदारी, और जहां नाकामी हुई है उसकी जिम्मेदारी लेके आप हट जाएं अपने ओहदे से। ये जमहूरियत के एतबार से, सियासत के एतबार से एक अच्छी रवायत है। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब ने। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, जिस तरह से दो बड़े फैसले सामने आए हैं, एक जहांगीर तरीन साहब का कि उन्होंने सरबराही छोड़ दी है, दूसरा जमात इस्लामी के सरबराह अमीर नहीं रहे सिराजुल हक साहब। तो IPP की अगर बात की जाए तो आप सबसे पहले बताइएगा कि इतनी IPP की अभी पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरी कंपैरिजन करते हैं अगर दूसरी पार्टीज़ के साथ, तो अभी से ही सियासत से दिलबर्दाश्ता हो गए हैं जहांगीर तरीन, तो IPP का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखें, IPP जब बनी है तो इसके अक्सर अरकान की राय यही थी कि मुस्लिम लीग नवाज में ये शामिल हुई, लेकिन तो बाद में जो भी सियासी सूरत डेवलप हुई उसमें IPP बना दी गई। जहांगीर तरीन साहब ज़ाहिर बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, वो मैनेजमेंट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, और सियासत में भी बड़ा उनका रोल रहा है। अब उनकी बदकिस्मती ये रही कि वो जब PTI में थे तो उस वक्त भी वो इंतखाबी सियासत में उनको बड़ी जिक उठाना पड़ी। उनका बेटा, एक तो उनको नाहल करा दिया, जो ज़ाहिर है बानी PTI ने करवाया था क्या के। जैसे ही इनको हुकूमत मिलने के करीब मामला हुआ PTI को, तो उसमें खास तौर पर, इस वक्त कोई राज नहीं है, पिंकी पीरनी साहबा ने तरीन साहब को आउट करा दिया और फिर बाहर आने नहीं दिया दोबारा पार्टी के करीब। फिर इनके उसी दौरान हमने देखा कि इनके बेटे ने क्रिमिनल इलेक्शन भी लड़ा था लोधरा से, तो वहाँ एक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो मतवसत फैमिली से ताल्लुक रखते थे, कोई ज्यादा बहुत सियासत में भी बहुत बड़ा रोल नहीं था, पीर इकबाल शाह, उन्होंने इनके साहबजादे को हरा दिया, हालांकि बहुत सरमाया खर्च हुआ था। अब जब इलेक्शन हो रहा है तो ये लोधरा से भी खड़े हैं और मुस्लिम लीग नून ने जो इनको सपोर्ट किया वो मुल्तान की सीट से, तो ये दोनों सीटों से हार गए। तो ये दिल शिकस्तगी का बायस तो है, लेकिन होना ये चाहिए कि ये इतने कद काट के जो लोग हैं वो सियासत ना छोड़ें, पार्टी की सरबराही छोड़ने में कोई हर्ज नहीं।
کیونکہ آپ کی جو مہارتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے پورا پاکستان، ایگریکلچر میں، مینجمنٹ میں، فائنانس میں ایون. یہ ساتھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے، تو وہاں انہوں نے کام کیا ہے کافی زیادہ صوبائی حکومت کے ساتھ ایک دور میں، تو بڑا اچھا بہت ساری چیزیں انہوں نے منظم انداز میں چلائی ہیں، تو ان میں کافی زیادہ صلاحیتیں ہیں. تو توقع تو یہ کی جانی چاہیے تھی کہ یہ سیاست نہ چھوڑ دیں. یہ کہتے ہیں جی میں پارٹی سے صدارت چھوڑ رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے، اب کوئی اور مضبوط آدمی سامنے آ جائے گا. علیم خان صاحب بھی ہیں، اور یہ ایک سرپرست کے طور پر جیسا علیم خان صاحب نے کہا ہے کام کرتے رہیں، کیونکہ اس سے پارٹی کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں ملک کو بھی ضرورت ہوتی ہے ایسی شخصیات کی کہ یہ بالکل اپنے کاروبار کی طرف نہ چلے جائیں، بلکہ اپنا ان پٹ دیتے رہیں ملکی استحکام کے لیے. جہاں تک سراج صاحب کا معاملہ ہے، سراج صاحب کے ساتھ بھی عجیب صورتحال ہو گئی کہ جب سے انہوں نے امارت سنبھالی ہے تو جماعت اسلامی سکڑتی چلی گئی، اور ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی انہوں نے. پہلے مجلس عمل میں رہے، پھر اس سے باہر آ گئے، پھر پی ٹی آئی سے بھی آزاد رہا. لیکن توقع تو یہ تھی کہ نوجوان قیادت تھی، یہ سید منور حسن صاحب کے دور میں ہی ان کو موقع مل گیا تھا، وہ ایک ٹرم میں پوری کر سکتے تھے. تو توقع تھی کہ یہ جماعت اسلامی کو، اور محنت بھی خیر انہوں نے کی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری بھی آنے کی رہی. کچھ عوام کی بھی یہ غریب صورتحال ہے. جماعت اسلامی کی جو خدمات ہیں فلاحی کاموں کے لیے، اس کا تو مقابلہ بڑی سے بڑی تنظیم، دنیا کی بڑی تنظیم سے جی ٹھیک ہے، بالکل. نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر سراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی کی امارت سے استعفیٰ دے دیا ہے، مستعفی ہو گئے ہیں، اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اپنی امارت سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ بھرپور کوشش اور محنت کے باوجود الیکشن میں جماعت اسلامی کو مطلوب کامیابی نہیں دلا سکے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کارکنان کی بے انتہا محنت اور اخلاص پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے، اور اس الیکشن میں ناکامی کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جو امارت ہے اس سے استعفیٰ دیا ہے. اس ساری صورتحال میں جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم صاحب نے 17 فروری بروز ہفتہ مرکزی مجلس شورا کا اجلاس جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ لاہور میں طلب کر لیا ہے. اجلاس جو ہے وہ 10 بجے شروع ہوگا، جس میں اس ساری صورتحال پر مرکزی مجلس شورا غور کرے گی کہ آیا ان کا استعفیٰ قبول کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یا مرکزی مجلس شورا جو ہے اس کا اس پر کیا فیصلہ ہے. 3 ناموں کا جو اعلان کیا گیا ہے وہ بھی مرکزی مجلس شورا میں انتخاب کے بعد ارکان کی رہنمائی کے لیے کیا جاتا ہے. ویسے دستور کے مطابق اراکین جماعت اسلامی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان 3 کے علاوہ بھی کسی کو ووٹ کر سکتے ہیں. وہ اس کا اعلان ہو چکا ہے. اس میں کوئی دوبارہ آپ کہہ لیں کہ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے کسی طرح کی کوئی ترمیم کی یا دوبارہ رائے کا جو ہے وہ امکان نہیں ہے. وہ ایک دستوری پروسیس ہے جو جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے کیا ہے. البتہ یہ جو استعفے کی صورتحال ہے اس پر شورا غور کرے گی اور اس کو مسترد کرنا ہے، استعفے کو نامنظور کرنا ہے، منظور کرنا ہے، یا اس پر مرکزی مجلس شورا کی کیا رائے بنتی ہے، یہ 17 فروری کو سامنے آئے گا. بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جتنی بڑی وہاں دھاندلی ہوئی ہے، نتائج تبدیل کیے گئے ہیں. ایک 4تھے نمبر کی پارٹی جس کی عملی طور پر ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں اس کو وہاں پہ جو ہے وہ نمبر 1 پارٹی بنا دیا گیا ہے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی جس کو 1-2 سیٹوں میں کامیابی کا امکان تھا اس کو بھی ایک بڑا مینڈیٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے. بہت شکریہ. ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے علاوہ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری اور سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. اسلام آباد میں پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اب سے کچھ دیر میں ہوگا. پیپلز پارٹی CEC اجلاس کی صدارت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اجلاس میں شرکت کے لیے رہنماؤں کی آمد جاری ہے. شہری رحمان، سید مراد علی شاہ، سعید غنی سمیت کئی رہنما پہنچ گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس 7 بجے شروع ہوگا. اہم اجلاس کے لیے مراد علی شاہ، سعید غنی، شہری رحمان زرداری ہاؤس اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں روزینہ علی سے. روزینہ بتائے گا اجلاس کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ 7 بجے کا وقت پیپلز پارٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے.
पार्टी के सदर और साबिक सदर जो है आसिफ अली जरदारी, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो खुद यहाँ पर जरदारी हाउस पहुंच जाएंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों इस इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे और इस इजलास में जो है कमेटी अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। जो कल मुस्लिम लीग नून के वक्त से मुलाकात हुई उनकी, हुकूमत साजी में ताउन के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने जो पेशकश की है, इस हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत साजी का बताया जा रहा है कि मामला अहम है, इसलिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया गया है ताकि तमाम जो रहनुमा है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबरान हैं उनसे मुशावरत की जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि ज़राए की जानिब से कि हतमी फैसला जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ही करना है। ताहम जो आज़ाद उम्मीदवारों से राबते किए गए हैं और मजीद किन उम्मीदवारों से राब्ता करना है, इस हवाले से भी आज कमेटी में तबादला ख्याल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रोज़ेना अली, अपडेट कर रही थी। इंतखाबी नताइज में ताख़ीर का मतलब धांधली नहीं, पहले 2-2.5 घंटों में मीडिया पर धांधली का तासुर बनाया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि बानी PTI के तमाम वफादार जीत गए, फिर भी धांधली की बात की जा रही है। साद रफ़ीक, राना सना, जावेद लतीफ़ की शिकस्त के बावजूद धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। साजिशी मफरूज़ों का जवाब देते देते लोग बूढ़े हो गए। 2024's election, I congratulate and applaud the role of all law enforcement agencies, be it police, paramilitary, military, above all things, that they ensured a peaceful day to conduct that democratic exercise between 8 to 5, and that is a big applause. Threats, and in this environment, these peaceful happening on that day is a big achievement. Serene, the transition of power smoothly goes into the hands of the mandated people, the elected representative of the people of Pakistan, and they focus on the immediate economic challenges faced by this country of 240 million people. चला जाए माशी जो पहिया है उसको रोकने के तरफ गामजन हो, ये एनार्की की सूरत हाल और कैओस की सूरत हाल होती है, उसको कोई भी हुकूमत इजाज़त नहीं दे सकती, ना हम देंगे। स्वीडन में 6.5 मिलियन की पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको 10 से 12 दिन लगे थे काउंट करने में 2018 में। इंडोनेशिया में ऑलमोस्ट 1 महीना लगा था। हमें कितना लगा? 36 आवर्स में ये कंपाइल हुए। 2018 में हो सकता है किसी को याद ना हो, फिर मैं बता देता हूँ, 66 आवर्स में हुए थे। 2.5 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए बना दी गई क्यों जी स्वीपिंग इलेक्शन को रिग कर दिया गया है, चेंज हो गए रिजल्ट। 9 मई जैसा सानहा करने की मनसूबाबंदी हो रही है, ठोस सबूत मौजूद हैं। सानहा 9 मई दोहराने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वार्निंग, कहा कि याद रखें 9 मई पर रद्द-ए-अमल कम था, अब कई गुना ज़्यादा होगा। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ख़तरनाक बात ये है और ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। 1-2 जगह से हमारी एजेंसीज़ ने चीज़ें पिक की हैं जहाँ पे बाकायदा उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि हम इस जगह पे ये करें और ये करें। मैं इसलिए एडवांस बताना चाह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई वाक़यात दोबारा हों। निबड़ने की तो अब प्रैक्टिस पुलिस को भी है, सबको है, लेकिन हम नहीं चाहते कौम और डिवाइड हो। आपके पास एक प्रोसेस है, आप ज़रूर करें, जो आपका कानूनी राइट है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। लोगों को वर्गला के आप इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके बाद उस टाइम पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। मैं इसीलिए ओपनली पब्लिक को एडवांस बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपको इस तरह के ट्रैक पे लेके जाए तो खुदारा उस चीज़ पे ट्रैप में ना जाए। देखें, पुरअमन एहतजाज हर एक का राइट है, बिल्कुल करें, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर किसी के जहन में कोई चीज़ है कि हम दोबारा कोई 9 मई टाइप चीज़ करेंगे तो उसका बंदोबस्त मैं बता रहा हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा होगा।
और हम खबर आप तक पहुंचाएं, परवेज खटक ने सियासत छोड़ने की तरदीद कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। परवेज खटक ने सियासत छोड़ने की तरदीद कर दी है। उनके बारे में बताया जा रहा था कि परवेज खटक ने सियासत छोड़ दी है, जिस खबर की उन्होंने अब तरदीद की है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, परवेज खटक ने सियासत छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी है। खबर ये गर्दिश कर रही थी कि परवेज खटक ने सियासत छोड़ दी है, जिसकी अब उन्होंने बाकायदा तरदीद की है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मेरे बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं कि मैंने सियासत छोड़ दी है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। परवेज खटक की जानिब से ये बयान दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, परवेज खटक ने सियासत छोड़ने की तरदीद की है। ज़राए का ये बताना है कि उन्होंने ये कहा है कि उनके बारे में गलत खबरें चलाई जा रही है, जिसके हवाले से उन्होंने अब तरदीद की है। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो अभी आराम कर रहे हैं, मगर सियासत नहीं छोड़ी है, वो इसे जारी रखेंगे। आपको अपडेट करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इंतखाबात से पहले और दौरान इलेक्शन कमीशन को बेपनाह चैलेंजेस दरपेश थे। तासुर आम था कि इंतखाबात का इनकाद मुकर्ररा तारीख पर नहीं होगा। मनफी तासुर ज़ाइल करने के लिए तमाम मुमकिन अमली इक़दाम किए। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इंतखाबी अमल को पुरअमन और मुनज़्ज़म रखना तरजीह था। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पुरअमन पोलिंग का इनकाद यकीनी बनाया गया। एक साल में बिजली मौतली के वाक़यात में 8% इजाफा हुआ। दर्जनों टावर्स भी गिरे। माली साल 2022-23 में बिजली मौतल होने के 55 वाक़यात हुए हैं। बिजली के तरसीली निज़ाम में आर्जी इंतजामात के बायस ब्लैकआउट हुआ। तरसीली निज़ाम में खराबियां दूर न करने से महंगी बिजली पैदा की गई है। एक साल में बिजली मौतली के वाक़यात में 8% इजाफा हुआ। दर्जनों टावर्स भी गिरे हैं। माली साल 2022-23 में बिजली मौतल होने के 55 वाक़यात हुए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से 7 नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। मुलाकात करने वालों में बहावल नगर से सुहेल खान, सियालकोट से खुरमवर, राजनपुर से खिजर मज़ारी, अहमदपुर शर्किया से शहजादा अब्बासी ने मुलाकात की। चिन्योर से जुल्फ़िकार अली शाह और साकिब चद्दड़, पसरोर से राना फयाज भी मिलने वालों में शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर सियासी सरगर्मियां जारी हैं। अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी भी शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के मामले पर तबादला ख्याल किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।